हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं अपना प्रैक्टिस सेट 3। हम संडे के संडे एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट की सीरीज में ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके हर एग्जाम में आते हैं। कुछ आसान भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए। तो रीना एजुकेशन आपका अपना चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रीना सिंह और मैं स्टार्ट करते हैं आज के हम कुछ वर्ड सेंटेंस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट इज सेंटेंस दे रखा है एक ही इज एन इंटेलिजेंट। तो ये क्या है इंटेलिजेंट? तो इसके ऑप्शन है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, नाउन ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके लिए। तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो हमारा इसका है ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी जो होती है एडजेक्टिव का ही काइंड होता है और क्वालिटी में किसी के नाउन के गुण बताए जाते हैं, एडजेक्टिव क्वालिफाई किया जाता है नाउन को। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन सिनेमा आर जनरली कैन बी क्लोज्ड विद। आर जनरली कैन बी क्लोज्ड विद। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। किसी देश के नाम के साथ, जैसे इंडिया है, इंडिया में रहने वालों को क्या बोलेंगे? इंडियन बोलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के वर्ड जो किसी देश के नागरिकों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे चाइना में रहने वाले को चाइनीज़ बोलते हैं, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन होते हैं। तो ये वर्ड कुछ होते हैं हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। जनरली कैन बी क्लोज्ड विद, ये किसके साथ संबंधित है? तो हमारा इसका ऑप्शन है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या नन ऑफ दीज। तो हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि क्वांटिटी क्या होती है? किसी की मात्रा होती है, परिमाण होता है, वो नहीं है इसमें। फ्रीक्वेंसी बारंबारता आती है, यानी रिपीटिशन होता है वर्डों का, वो नहीं है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज नो? मतलब एक सेंटेंस है आई हैव नो मनी, तो इसमें नो जो है वो एडजेक्टिव के किस प्रकार, कौन सा प्रकार है एडजेक्टिव का? तो एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नन ऑफ दीज। नो। तो इसका है हमारा आई हैव नो मनी, मतलब मेरे पास धन नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, ऑप्शन नंबर सी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जाम्पल है आई हैव नो मनी। 4 क्वेश्चन आता है हमारा ऑल मैन मस्ट डाई। ऑल मैन मस्ट डाई, हेयर ऑल इज। ऑल यहाँ पर क्या है? देखो पार्ट ऑफ स्पीच ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को करने के लिए। तो आपको सारी पार्ट ऑफ स्पीच और विद उनके काइंड्स के आपको याद रखनी है। तो इसका है ऑप्शन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है ऑल मैन मस्ट डाई, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मरना है। तो यहाँ पर क्या है? किसी की मतलब व्यक्ति की काउंटिंग किस में होती है? नंबर में होती है। तो यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि पर्सन को हम गिन सकते हैं। 5 क्वेश्चन भी हमारा एडजेक्टिव से ही रिलेटेड है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज आल्सो नोन एज। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को और किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट है हमारा क्वालिटी एडजेक्टिव,
नंबरल एडजेक्टिव या न्यूमेरियस एडजेक्टिव, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, नंबरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को नंबरल एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। 1 2 3 etc आर कार्ड। 1 2 3 आदि को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनल, कार्डिनल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज है, तो वो नहीं होगा। आप इन 3 ऑप्शन में से देखिए कि क्या कहा जाता है। 1 और 2 3 ये क्या है? क्वालिटी एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें क्वालिटी नहीं है। बस नंबर के 2 काइंड्स होते हैं, 2 तरह के नंबर यूज़ करते हैं हम। तो एक हम 1 2 3 करके यूज़ करते हैं, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज़ करते हैं, और दोनों में ही ऑर्डिनल और कार्डिनल होते हैं। तो इसमें कौन से नंबर को हम ऑर्डिनल कहते हैं और कौन से नंबर को कार्डिनल कहते हैं यहाँ पर? तो देखो, इसके एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। 1 2 3 कार और बाकी और, यानी जो कार्डिनल नंबर है हमने 1 2 3 कार ली और बाकी औरों को दे दी, यानी फर्स्ट सेकंड और को चले गए। तो ये कार्डिनल नंबर की श्रेणी में आते हैं 1 2 3 4। मतलब जो 1 2 3 4 5 6 7 करके जो नंबर आते हैं वो कार्डिनल होते हैं, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ करके जो नंबर आते हैं वो हमारे ऑर्डिनल होते हैं। जिसे कहते हैं पहला स्थान आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, तो वो क्या होते हैं? ऑर्डिनल होते हैं। हमारा 7 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड etc अभी मैंने बताया आपको, ये तो आप बिल्कुल सॉल्व कर ही दोगे। अब क्या है ये? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डिनल्स। तो आप इन्हें 2 नंबर को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है आई एम स्लो अकाउंट। हमें इसमें प्रीपोजिशन भरना है। आई एम स्लो अकाउंट, हमें इसमें क्या भरना है? प्रीपोजिशन भरना है। क्या आएगा? इन, एट, विद, ऑन। इन, तो यहाँ पर आई एम स्लो अकाउंट, इन मीन्स में, एट मीन्स पर, विद साथ, ऑन पर। तो यहाँ पर 2 पर हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8। आई एम स्लो एंड एट अकाउंट। 9 क्वेश्चन आता है हमारा लिसनिंग टू द स्टोरी आई वॉज मूव्ड स्टार टीयर्स। लिसनिंग टू द स्टोरी यानी इस कहानी को सुनकर आई वॉज मूव्ड टीयर्स, मेरे आंसू क्या हो निकलने लगे। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा प्रीपोजिशन? बाई, विद, टू, इन। आई वॉज मूव्ड एट टीयर्स, तो हमारा यहाँ पर है आएगा मूव्ड टू टीयर्स, ऑप्शन नंबर सी। आई वॉज मूव्ड टू टीयर्स। 10 हमारा क्वेश्चन आता है वी शुड एम एक्सीलेंस। वी शुड एम एक्सीलेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम, बी, एट, सी, इन, डी, विद। तो क्या आएगा आप बताइए जल्दी। वी शुड एम एक्सीलेंस क्वेश्चन था हमारा, वी शुड एम एक्सीलेंस, वी शुड एम, और प्रीपोजिशन के लिए जगह है एक्सीलेंस, तो यहाँ पर आएगा एम के साथ में एट, ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए हमारा सही जाता है ऑप्शन नंबर बी, वी शुड एम एट एक्सीलेंस। 11 क्वेश्चन आता है हमारा आई विल कॉल यू, आई विल कॉल फिलिप्स यू एट अ मोर कन्वेंशन टाइम। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो आई विल कॉल फिलिप्स यू एट अ मोर कन्वेंशन टाइम, यानी मैंने तुम्हें बुलाया मोर कन्वेंटियन टाइम के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑन। आई विल कॉल ऑन यू एट मोर कन्वेंशन टाइम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द काउ लिव्स ग्रास एंड वेजिटेशन। द काउ लिव्स ग्रास, द काउ लिव्स प्रीपोजिशन के लिए फिलिप्स है हमारा, ग्रास वेजिटेशन। तो यहाँ पर आएगा हमारा
क्या आएगा, ऑन, एट, विद, फ्रॉम। तो हमारा यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन। काउ लिव्स ऑन ग्रास, यानी घास पर निर्भर होती है, जो है घास के सहारे ही रहती है काउ। 13 हमारा क्वेश्चन आता है, द पेरेंट्स आर नेवर फेड विथ देयर चिल्ड्रन। द पेरेंट्स आर नेवर फेड फिलप्स विथ देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर भी फ्रेज प्रीपोजिशन फ्रेजल के रूप में है। द पेरेंट्स आर नेवर फेड, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन है दे रखे हैं ऑन, एट, अप, डाउन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन आएगा अप, ऑप्शन नंबर सी। पेरेंट्स आर नेवर फेड अप विथ देयर चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर सी, अप। 14 हमारा क्वेश्चन आता है, he was excluded the team। he was excluded the team। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दे रखे हैं ऑन, वाई, फॉर, फ्रॉम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, he was excluded the team। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जाएगा फ्रॉम, ऑप्शन नंबर डी, मतलब उसे टीम से बाहर कर दिया गया। 15 क्वेश्चन आया था हमारा, आई एम बैडली इन नीड मनी। तो नीड के साथ में यहाँ पर हम किसका कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है ऑफ, बी फॉर, सी विद, डी ऑन। तो इसके लिए आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑफ। आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, मतलब मुझे बहुत अधिक क्या है, आवश्यकता है नीड की, मनी की। 16 हमारा क्वेश्चन आता है, ही सेड, उसने कहा एलास आई एम र्यून्ड। तो हमें इसमें क्या बनाना है, इसकी नरेशन चेंज करनी है। डायरेक्ट है ये सेंटेंस, हमें इनडायरेक्ट में यूज़ करना है। और सेंटेंस हमारा किस टाइप का है, एलास आई एम र्यून्ड, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वाज र्यून्ड। डी ऑप्शन है, ही एक्सक्लेम्ड विद शोरो। देखो एलास है हमारा इसमें, तो जॉय तो हमारा आएगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा कट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है, ही एक्सक्लेम्ड विद शोरो दैट ही इज र्यून्ड। अब क्योंकि ये किस में है, इसका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट का यूज भी नहीं होगा। सी ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन भी हमारा क्रॉस हो जाता है। सी ऑप्शन है हमारा, ही एक्सक्लेम्ड विद शोरो दैट ही वाज र्यून्ड। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर है, और डी नन ऑफ दीज है। देखो हमने नरेशन के आपको, यदि आपको नहीं आते हैं और आपको जरूरी है समझना है या आप चाहते रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि नरेशन इसी तरह की आपके एग्जाम में आती है, आसान सी नहीं देते। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की नरेशन में आप एक्सक्लेम के साथ जो भी वो कहना चाह रहा है उसी तरह का यूज़ करते हैं। 17 क्वेश्चन आता है हमारा, आई सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो इसे भी हमें नरेशन इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो क्या बनाएंगे इसका, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसका, आई एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। दूसरा ऑप्शन है, आई एक्सक्लेम्ड दैट द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल। सी ऑप्शन है, आई सेड दैट शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो सी ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि यह क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है जो हम वर्ड का यूज़ करेंगे। डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ द अबव है। तो पहले हम ए और बी ऑप्शन अच्छे से चेक कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है वो। तो आई एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, या द गर्ल वाज वेरी, आई एक्सक्लेम्ड दैट द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर शी है, तो इस तरह के सेंटेंस जो वर्ड से बनते हैं उनमें वेरी का यूज़ करते हैं हम, तो वेरी दोनों में ही है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्योंकि ब्यूटीफुल के साथ में गर्ल है, ब्यूटीफुल के साथ में गर्ल, यानी हम इसे सब्जेक्ट के रूप में नहीं रख सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई एक्सक्लेम दैट शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अगला क्वेश्चन आता है इसका, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी कांग्रेचुलेसन, द टीचर सेड टू मी कांग्रेचुलेसन यू हैव टॉप्ड द क्लास। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कांग्रेचुलेसन का यूज है इसमें। तो इसके हम ऑप्शन देखते हैं, फिर बताइएगा क्या। इतने शायद आप अपना, अगर आपको नरेशन अच्छे से आते हैं तो आप मेरे आंसर देने से पहले ही आपका आंसर अपना निकाल लेते आते हैं, और आप मेरे साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट के आंसर लगाते जाइए, ताकि और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने आंसर ठीक करे हैं आपके। द टीचर टोल्ड मी टू कांग्रेचुलेसन दैट आई हैड टॉप्ड द क्लास। तो टोल्ड मी नहीं आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा, द टीचर कांग्रेचुलेटेड मी ऑन टॉपिंग इन द क्लास, द टीचर कांग्रेचुलेटेड मी ऑन टॉपिंग द क्लास। सी ऑप्शन आता है, द टीचर सेड टू मी दैट आई वाज कांग्रेचुलेटेड टू द टॉप द क्लास। देखो इसमें सेड टू मी तो ऐसे ही दे दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सक्लेमेट नहीं लगाया है। और डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ द अबव है, तो हमारा इसमें सही होगा बी, द टीचर कांग्रेचुलेटेड मी ऑन टॉपिंग द क्लास। 19 क्वेश्चन आता है हमारा, ही exclaimed with an oath that no one could have expected such a turn of events। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा उल्टा कर दिया, हमें इनडायरेक्ट में दे दिया और बस पूछ लिया हमारा डायरेक्ट क्या होगा इसमें। तो चलिए डायरेक्ट देखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमारा ए ऑप्शन है, ही सेड कर्स इट, who could have expected such a turn of events। बी ऑप्शन है, he said with oath no one can have expect such a turn of events। सी ऑप्शन है हमारा, he exclaimed with an oath no one expected such a turn of events। तो हमारा सी ऑप्शन तो होगा नहीं है, बी भी नहीं होगा, हमारा हैगा ऑप्शन नंबर ए, ही सेड कर्स इट, क्योंकि इन दोनों में ही क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेशन वाला चिन्ह नहीं है, जो कि हमारे डायरेक्ट में होना चाहिए था। तो ही सेड कर्स इट हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ही सेड आई डू नॉट वांट योर हेल्प, आई डू नॉट वांट योर हेल्प, यानी मैं आपकी मदद नहीं चाहता। ही सेड, उसने कहा, तो इसके लिए सही इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड दैट ही डज नॉट वांट मी हेल्प, ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट माई हेल्प, या ही सेड दैट ही डिड नॉट वांटेड माई हेल्प। तो देखो ये सी ऑप्शन है ना, थोड़ा सा हम सी ऑप्शन पर देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, ही सेड दैट ही डिड नॉट वांटेड माई हेल्प, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर अगर हम ए की बात करें तो ए में क्या दे रखा है, ही सेड दैट ही डज नॉट, क्योंकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड वर्ब के पास्ट में चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर ये पास्ट में चेंज नहीं किया इन्होंने, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बचता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा सही आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द करेक्ट एंटोनियम। यहाँ पर हमें एंटोनियम करनी है सही, एंटोनियम
क्वेश्चन में क्या बताना है, रेट्रोग्रेसिव का एंटोनियम बताना है। रेट्रोग्रेसिव के एंटोनियम में आपके ऑप्शन है डिफाई, प्रोग्रेसिव, मेलेडी, डिसअपॉइंटेड। तो रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है पतनशील, जिसका पतन हो गया हो। तो इसका अपोजिट उल्टा क्या होगा, डिफाई, प्रोग्रेसिव, उन्नति होना करना, मेलेडी जो है खुशी, डिसअपॉइंटेड उदास। तो इसका सही ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रेसिव, यानी पतन, रेट्रोग्रेसिव पतन होना, प्रोग्रेसिव उन्नति करना। फिर हमारा क्वेश्चन आता है स्माइल का अपोजिट पूछा है इसमें। तो स्माइल यानी लिक्विड क्या होता है, तरल, रस्टिक नहीं होगा क्योंकि ग्रामीण से संबंधित है। लाफ, हंसना, तो स्माइल भी हंसना मुस्कुराना होता है, तो लाफ क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो गया। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉन यानी तनाव लेना, क्या होता है, फ्रॉन। 23 हमारा क्वेश्चन आता है अपोजिट ऑफ थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का अपोजिट होता है, तो थ्रिफ्टी क्या होता है, मितव्ययी यानी कंजूस, थ्रिफ्टी। ऑप्शन है इसके थीफ, चोर, स्पेंथ्रिफ्ट यानी बहुत अधिक खर्च करने वाला, स्पेंड खर्च करना, और इसका 4 ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम देखेंगे इसमें थीफ नहीं होगा, थ्रिफ्टी का यानी मितव्ययी यानी कंजूस। तो इसका ऑप्शन होगा सही स्पेंड थ्रिफ्ट। जो ऑप्शन ये ऊपर नीचे हो गए हैं सी बी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका है स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या है ऑप्शन हमारा, स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका सही आंसर है। 24 हमारा क्वेश्चन आता है साइक्रोनाइज्ड का अपोजिट क्या पूछा है, साइक्रोनाइज्ड। तो देखो ऑप्शन में देखो फर्स्ट है अर्डेंट होता है गर्मजोशी, डिस्कॉर्डेंट। साइनोक्रोनाइज्ड का मतलब होता है साथ साथ होना। पहले आप इसका मतलब समझो, साइनोक्रोनाइज्ड का मतलब है साथ साथ होना, तो अर्डेंट नहीं है, गर्मजोशी। डिस्कॉर्डेंट होता है प्रतिकूल, रेसिप्रोकेट होता है, रेसिप्रोक्राइटी होता है बंद कर लेना, और टैम होता है पालतू। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिस्कॉर्डेंट यानी प्रतिकूल, जो साथ साथ ना हो, उल्टा हो, तो वो क्या होगा, डिस्कॉर्डेंट। 25 हमारा क्वेश्चन आता है ट्रांसम्यूटेशन किसका अपोजिट है, या ट्रांसम्यूटेशन का अपोजिट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है इनवॉलेंट्री, बी ऑप्शन आता है ओपेक यानी पारदर्शी, अनकैम्प्ड या प्रीपेचुएशन। तो ट्रांसम्यूटेशन का अपोजिट आता है ऑप्शन नंबर डी, प्रीपेचुएशन यानी पुरानी परपेचुएशन क्या होता है इसका, ट्रांसम्यूटेशन का अपोजिट होता है परपेचुएशन। 26 हमारा क्वेश्चन आता है करेक्ट एंटोनियम ऑफ टायरो। टायरो होता है क्या, बिल्कुल सीखने वाला, नया सीखने वाला, टायरो। तो टायर्ड क्या होता है, टायर्ड होता है थका हुआ, अलर्ट बिल्कुल सावधान, नोवाइस नो सिखिया, और ऑप्शन नंबर डी आता है वर्चुओसो यानी गुड़ी यानी अनुभवी। तो इसका टायरो का अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्चुएसो यानी गुड़ी, बहुत अधिक अनुभवी। 27 हमारा क्वेश्चन आता है गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड विवेसियस। विवेसियस का मतलब होता है गर्मा गर्म यानी बहुत अधिक, गर्मा गर्म यानी एकदम एक्टिव,
तो इसके ऑप्शन देखो, बिल्ड, बिल्ड मीन्स होता है जंगली, वाइटल महत्वपूर्ण, लैंग्वेड सुस्त और एनर्जेटिक यानी उत्साही। तो क्या होगा, गर्मा गर्म का विवेसियस का अपोजिट, तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेड। लैंग्वेड क्या होता है हमारा, लैंग्वेड मीन्स होता है हम जो है सुस्त। 28 हमारा क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट प्रोवर्ब। प्रोवर्ब होती हैं हमारी कहावतें, और हमें 4 कहावतें हैं यहाँ पर, तो उसमें एक कोई कहावत सही नहीं है, उसका आंसर सही नहीं है प्रोवर्ब का। तो इसमें हमसे पूछा है विच वन ऑफ द इज फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रोवर्ब। एक प्रोवर्ब क्या है इसमें सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, 4 में 3 प्रोवर्ब हमारी सही है और एक सही नहीं है। तो वही हमें ढूंढनी है इसमें कौन सी सही नहीं है। तो फर्स्ट है हमारी लिव नॉट टू ईट बट ईट टू लिव। लिव नॉट टू ईट यानी खाने के लिए मत जियो, लिव नॉट टू ईट बट ईट टू लिव, जीने के लिए खाओ। बी ऑप्शन आता है लिविंग फ्रॉम हैंड टू फीट, लिविंग फ्रॉम हैंड टू फीट। सी ऑप्शन है हमारा लव मी लव माई डॉग, और डी ऑप्शन है मेक हे वाइल द सनशाइन। तो इसमें है हमारी जो प्रोवर्ब है ऑप्शन नंबर बी में सही नहीं है, हैंड टू, लिविंग फ्रॉम हैंड टू फीट, ये हमारी प्रोवर्ब सही नहीं है, लिविंग हैंड टू फीट। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोवर्ब है ये सही नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। यानी ये प्रोवर्ब आपको सही करनी है सही वर्ड चुनकर। तो फर्स्ट इसमें हमारा है क्वेश्चन है, ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स द, यानी एक जला हुआ बच्चा डरता है किससे। तो ऑप्शन है पहला ए थिंग वस्तुओं से, बी ऑप्शन है क्लाउड बादल से, सी ऑप्शन वाटर पानी से, डी ऑप्शन है फायर। तो जलेंगे किससे, क्लाउड से, वाटर से या फायर से। तो फायर से ही जलेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही, ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर यही आता है, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब। तो हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन देखा था, उसमें मैं बताना भूल गई थी आपको कि आएगा क्या। तो जरा हम वापस आते हैं उस क्वेश्चन पर। तो वहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही था लिविंग फ्रॉम हैंड टू फीट, तो वहाँ पर आएगा फीट की जगह माउथ आता, तो हमारा ऑप्शन सही होता वो लिविंग टू हैंड टू फीट। तो फीट की जगह पर यहाँ पर माउथ आता, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ये लिविंग फ्रॉम हैंड टू फीट। तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान कर लेंगे, मैं आपको करेक्ट बताना भूल गई थी, एकदम से आगे बढ़ गए थे हम। तो इसमें हम सही कर देंगे लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। फिर हमारा क्वेश्चन आता है अगला, हाँ फीट की जगह क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, तब हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फीट की जगह माउथ आएगा। यानी ये गलत है लाइन, लिविंग फ्रॉम हैंड टू फीट, तो फीट की जगह क्या होगा, माउथ होगा। आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आप यहाँ पर इसे प्रूव वर्ब को याद कर लेना, क्योंकि प्रूव वर्ब से इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 2 तरह से वो क्वेश्चन करता है, या तो प्रूव पूरी करने के लिए या प्रोवर्ब सही करने के लिए। चूज द करेक्ट प्रोवर्ब। अब यहाँ पर अभी हमने इनकरेक्ट प्रोवर्ब को चुना था, यहाँ पर आपको सही प्रोवर्ब चुननी है। तो देखो आप इनमें 4 आपको दे रखी हैं प्रोवर्ब, और चारों ही मोस्टली एक सी होंगी, कुछ 1-2 वर्ड चेंज होगा। तो देखो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ हैप्पीनेस, ये सही है या गलत है, आपको ये चूज करनी है। तो पहले मैं आपको सारे ऑप्शन बता रही हूँ।
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एनिमिटी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ प्राइड। तो आप समझ गए होंगे कि आवश्यकता ही किसकी आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को जब आप रीड करें तो आप बहुत अच्छे से ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे नॉट करेक्ट मांग रहा है या करेक्ट मांग रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट हमसे प्रूवर पूछी थी, तो करेक्ट प्रूवर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चूज द करेक्ट प्रूवर। यहाँ भी करेक्ट प्रूवर आपको चूज करनी है। तो फर्स्ट है डायमंड्स कट्स आयरन, हीरा लोहे को काटता है। डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स सिल्वर, डायमंड कट्स गोल्ड। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, आप भी समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी, डायमंड कट्स डायमंड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन प्रूवर्ब। इस प्रूवर्ब को कंप्लीट करने के लिए किस वर्ड की आवश्यकता है, आपको ये ढूंढना है। तो हमारा क्वेश्चन है इसमें, किल नॉट द गूज दैट लेज द एग्स। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन से ही आप भर लेंगे क्या आएगा यहाँ पर, यानी गूज को नहीं मारना चाहिए, लेज द एग्स कैसे, अंडे के लिए, जो क्या देती है, सिल्वर एग्स, ब्रॉन्ज एग्स, गोल्डन या आयरन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे इस प्रूवर्ब में क्या भरा जाएगा, गोल्डन भरा जाएगा। किल नॉट द गूज द लेज द गोल्डन एग्स। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द वर्ड दैट बिलोंग टू द ओरिजिनल स्टॉक ऑफ द वर्ड इन लैंग्वेज आर नॉन एज। यानी एक आपको लाइन दे रखी है और इसमें पूछा है कि द वर्ड्स दैट बिलोंग, यानी एक परिभाषा दे रखी है और वो पूछी है कि किसकी डेफिनेशन है। ये आपको एक डेफिनेशन दे रखी है और उस डेफिनेशन को पूछा है कि ये डेफिनेशन है किसकी है। तो द वर्ड दैट बिलोंग टू द ओरिजिनल स्टॉक ऑफ द वर्ड्स इन लैंग्वेज वी आर नॉन एज। ऐसे शब्दों को हम कैसे शब्द मानते हैं जो कि हम बिल्कुल बेसिक से हों भाषा में। तो फर्स्ट आता है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड नहीं होते क्योंकि कंपाउंड वर्ड दो वर्डों को मिलकर बनते हैं। बी ऑप्शन जंबल वर्ड। जंबल वर्ड वो होते हैं जो डिसऑर्डर होते हैं, उनका क्रम नहीं होता। सी ऑप्शन है प्राइमरी वर्ड्स। डी ऑप्शन है नन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी प्राइमरी वर्ड्स। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 34, when two or more simple words are joined together they make। जब क्या होता है, दो या दो से अधिक साधारण शब्द मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, अभी मैंने बताई थी, यानी कि सभी की डेफिनेशन बताई थी मैंने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपाउंड वर्ड। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी वर्ड की डेफिनेशन आपने देख ही ली है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 35, when words are formed because the some changes in the body of the simple word they known as। यानी जब क्या हो, शब्दों में के फॉर्म में कुछ भी उनके वास्तविक स्वरूप में सिंपल वर्ड को चेंज किया जाता है, सिंपल वर्ड के वास्तविक वर्डों को चेंज किया जाता है, दे आर नॉन एज। तो वे क्या कहलाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है प्राइमरी डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी सोर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव सोर्स। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, प्राइमरी डेरिवेटिव्स। प्राइमरी डेरिवेटिव्स वर्ड होते हैं वो, इसे चेंज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आता है हमारा, व्हेन समथिंग इज एडेड ईदर इन द बिगिनिंग और इन द एंड वर्ड फॉर्म्स इन दिस वे आर। इसमें जो कह रहा है व्हेन समथिंग एडेड, यानी कुछ जोड़ दिया जाता है वर्ड के स्टार्टिंग में या लास्ट में, तो वो इस तरह के वर्ड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, यानी उस वर्ड को
अलग जोड़ना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है प्राइमरी डेरिवेटिव्स। मैंने अभी प्राइमरी डेरिवेटिव्स की परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन आपको बताई थी, तो वो नहीं हो सकती क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ चेंज किया जाता है उनके स्ट्रक्चर में, तो वहाँ प्राइमरी डेरिवेटिव्स होती है। बी ऑप्शन आता है सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, और सी ऑप्शन आता है इसका डेमोन्स्ट्रेटिव सोर्सेज, और डी नन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। यानी जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लास्ट में कुछ जोड़कर सही किया जाता है, उसे और बनाया जाता है दूसरा वर्ड, तो वो सेकेंडरी डेरिवेटिव्स होता है। लेकिन जब उसके मतलब बॉडी में ही, मतलब वर्ड में ही कुछ चेंज किया जाता है, तो वो प्राइमरी डेरिवेटिव्स होता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है समथिंग दैट इज एडेड इन बिगिनिंग इज नोन एज। यानी किसी वर्ड के स्टार्टिंग में कुछ जोड़ना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है हमारा सफिक्स पहला। तो सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स किसी भी वर्ड के लास्ट में जोड़कर नया वर्ड बनाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, बी ऑप्शन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सी ऑप्शन हमारा एपिग्राफ, और डी ऑप्शन प्रीफिक्स। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन होगा प्रीफिक्स। यानी किसी वर्ड के स्टार्टिंग में कुछ जोड़कर नया वर्ड बनाना, तो जो हम उसे जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स कहलाते हैं। इसे हिंदी में हम उपसर्ग भी बोल सकते हैं। अब इसी का दूसरा ऑप्शन समथिंग दैट इज एडेड इन द एंड इज नोन। यानी जब कुछ किसी वर्ड के कुछ लास्ट में जोड़कर उसे नया वर्ड बनाते हैं, तो अभी प्रीफिक्स तो हमने देखा था स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है, एपिग्राफ, स्टार्टिंग पॉइंट और सफिक्स। तो सफिक्स को क्या बोलते हैं? हम लास्ट में जोड़ते हैं सेंटेंस के, यानी इसे हिंदी में बोल सकते हैं प्रत्यय। 39 हमारा क्वेश्चन आता है इट डेलिबरेटली सजेस्टेड टू मोर और डिफरेंट एंड समथिंग कन्फ्लिक्टिंग मीन इन द वर्क इट इज। क्या कहलाता है ये? यानी डेलिबरेटली सजेस्टेड, सुझाव दिया हो, उसमें टू और मोर डिफरेंट, कभी कभी क्या हो दो या अलग डिफरेंट हो, और समटाइम्स कन्फ्लिक्ट, यानी मीनिंग में क्या हो, विवाद हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, समझ में नहीं आए कि इसका क्या मतलब है। तो इस तरह के वर्ब को क्या बोलते हैं? ये लिटरेरी टर्म से आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो लिटरेरी टर्म में इसका ऑप्शन नंबर ए है पन होते हैं प्ले ऑफ वर्ड्स। पैराडॉक्स होते हैं दो सेंटेंस जिसमें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा एम्बिग्यूटी, यानी अनिश्चितता। किसी भी वर्ड में समझ में ना आए कि उसका मीनिंग में जो वर्ड है वो क्या कह रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है? एम्बिग्यूटी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है ये थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गए थे, कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 40 क्वेश्चन। एनाग्नोरिसिस इज टर्म यूज बाय एरिस्टोटल मीन। ये एनाग्नोरिसिस जो टर्म है ये दिया था एरिस्टोटल ने, जिसका मतलब क्या है? तो हम ऑप्शन से देखेंगे। इसका ऑप्शन का पहला मतलब है रिकॉग्नाइजेशन और डिस्कवरी, बी ऑप्शन है ट्रेजिफिला, सी ऑप्शन है हैमर्शिया। तो आप ट्रेजिफिला को अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कोई भी ट्रेजिडी होनी वो ट्रेजिफिला होती है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिकॉग्नाइजेशन और डिस्कवरी कहलाता है एनाग्नोरिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल विच इज टोल्ड बाय अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क इट इज़ नोन एज। यानी एक छोटी कहानी जो सुनाई जाए लिटरेरी साहित्यिक वर्क में कैरेक्टर के द्वारा, तो वो क्या कहलाती है? अ शॉर्ट टेल। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है एनेक्डोट, बी माइथ जो होती है वो कहानी बाइबल से ली जाती है, फेबल में स्टोरी होती है उसमें एनिमल, सी ऑप्शन में एनिमल होते हैं कैरेक्टर इसमें,
और डी ऑप्शन कहानी होती है, कहानी कोई भी होती है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होती है? एक वेरी शॉर्ट कहानी होती है जो किसी भी कैरेक्टर के द्वारा साहित्य में सुनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? एनेक्डोट बोलते हैं। 42 क्वेश्चन आता है हमारा, क्रॉनिकल्स विच डील्स विद द इवेंट्स ईयर आफ्टर ईयर आर ऑफन कॉल्ड। क्रॉनिकल्स यानी घटनाएं, विच डील्स विद इवेंट्स यानी वो घटनाएं। क्रॉनिकल एक क्रमबद्ध समय, आफ्टर ईयर आफ्टर ऑफन कॉल्ड एक ईयर के बाद में दूसरे साल में होता है घटनाएं। साल पर साल प्रतिवर्ष होने वाली घटनाओं को क्या बोलते हैं? तो ये ऑप्शन है इसका क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स नहीं होगा, क्रॉनिकल्स तो इसमें ऊपर दिया ही रखा है। बी ऑप्शन है इसका कोरल्स। चौरल्स जो होती है वो सॉन्ग होता है, समूह में गाया जाता है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा एनाल्स। एनाल्स क्या होती है? एक इवेंट होती है जो प्रतिवर्ष होने वाली इवेंट को क्या बोलते हैं? एनाल्स बोलते हैं। 43 हमारा क्वेश्चन है, द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटैगनिस्ट, यानी एक महत्वपूर्ण चरित्र जो क्या हो? प्रोटैगनिस्ट का अपोजिट हो, तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा, प्रोटैगनिस्ट का अपोजिट कौन होता है? एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। एंटागोनिस्ट बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट का अपोजिट। फिर हमारा अगला वर्ड आता है, अगला क्वेश्चन आता है, आई एम अ फूल टू बी दैट आई एम ग्लेड ऑफ। टू बी दैट आई एम ग्लेड ऑफ, ये लाइन किस वर्क की है? आई एम अ फूल टू बीप दैट वाट आई एम अ ग्लेड हु इज स्पीकर, ये लाइन किसने कही है? आई एम अ फूल टू बीप दैट आई एम ग्लेड ऑफ, तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम, किसने कही है ये लाइन? है आई एम अ फूल टू बीप दैट वाट आई एम ग्लेड, तो ये है वोयला की लाइन है, परिदिता की लाइन है, पोर्शिया की लाइन है, या मिरिंडा की लाइन है। तो वोयला हमारे किस में है? वोयला हमारे 12th नाइन्थ का कैरेक्टर है, पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, मिरिंडा। मिरिंडा ने बोली है, टेम्पेस्ट की लाइन है, टेम्पेस्ट की लाइन है ये, आई एम अ फूल टू बी दैट आई एम ग्लेड ऑफ। 45 हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज साइरोक्स इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में साइकोरेक्स कौन है? तो साइकोरेक्स है, ऑप्शन देखते हैं हम, ये फादर ऑफ कैलिबान, गॉडेस ऑफ कैलिबान, मदर ऑफ कैलिबान, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। कौन है ये? साइकोरेक्स, मदर ऑफ कैलिबान। 46 हमारा क्वेश्चन आता है, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू। द रेयर एक्शन is in virtue than in vengeance, where do this line appears, ये लाइन कहाँ आई है? the rare action is in virtue than vengeance, तो ये किसने बोली है लाइन, कहाँ आई है? टेम्पेस्ट, स्पोकन बाय गोंजालो, टेम्पेस्ट में आई है, गोंजालो ने बोली है। बी ऑप्शन है इसका, टेम्पेस्ट स्पोकन बाय एरियल, टेम्पेस्ट में एरियल ने बोली है। सी ऑप्शन है टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रोस्पेरो, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ये लाइन रेयर एक्शन किसने बोली है? टेम्पेस्ट में बोली है, प्रोस्पेरो ने बोली है, प्रोस्पेरो ने। फिर 47 हमारा क्वेश्चन आता है, ग्रेव्स एट माई कमांड, ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स ओपेड एंड लेट एम फोर्थ बाय माई सो पोटेंट आर्ट, किसने बोली है ये लाइन? ग्रेप्स एट माई कमांड, तो हम इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है प्रोस्पेरो एंड द टेम्पेस्ट, गोंजालो इन द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर इन द टेम्पेस्ट, तो जूलियस सीजर इन द जूलियस सीजर, तो इसके हमारा सही ऑप्शन है प्रोस्पेरो।
टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो ने ये लाइन बोली जो मिरांडा का फादर है। 48 हमारा क्वेश्चन आता है, ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड हु सेज। ये लाइन किसने बोली है? ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। क्योंकि हमारे एग्जाम में टीजीटी पीजीटी एग्जाम में लाइन देकर पूछ लेता है ये लाइन किसने बोली है या किस प्ले से है लाइन दी गई है। तो ये लिटिल मोर देन कीन एंड लेस देन काइंड ये लाइन बोली है। ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए हेमलेट और नन ऑफ दिस क्लॉडियस। तो ये लाइन बोली है हेमलेट ने, ऑप्शन नंबर ए। ये लिटिल मोर देन कीन लेस देन काइंड लाइन किसने बोली है? हेमलेट ने बोली है ये। और हेमलेट प्ले है हेमलेट, उसमें बोली है हेमलेट ने। 49 हमारा क्वेश्चन आता है, द वन आई विल से द अदर स्लाइथ मी। द वन आई विल से द अदर स्लाइथ मी, दिस इज फ्रॉम डेमेट्रियस। व्हाट डू द वर्ड्स वन और अदर स्टैंड फॉर। तो ये जो लाइन है कि व्हाट वन आई विल से द अदर स्लाइथ मी, तो इस लाइन में ये डेमेट्रियस ने बोली है ये लाइन, व्हाट टू वर्ड्स वन एंड अदर। तो ये वन और अदर किसके लिए कहा गया है? वन और अदर। तो यहाँ पर ये सारे ही कैरेक्टर अलग अलग प्ले के हैं। तो वन, अब अगर आपने ये समझ लिया होगा कि ये डेमेट्रियस से है लाइन, तो डेमेट्रियस किस प्ले में है? तो ये डेमेट्रियस मिडसमर नाइट ड्रीम का कैरेक्टर है। तो मोस्टली उसी प्ले के कैरेक्टर ने ये चरित्रों ने ये लाइन बोली है, किरदारों ने। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लिएजेंडर एंड हर्मिया, वॉयला एंड ओलिविया, रोजालिंड एंड ऑरलैंडो, ओलिविया एंड ड्यूक ऑर्जिनो। तो आप देखेंगे कि वॉयला और ओलिविया जो हैं वो 12th नाइट में हैं, रोजालिंड और ऑरलैंडो एज यू लाइक इट में है, ओलिविया और ड्यूक ऑर्जिनो भी एज यू लाइक इट में है। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। लाइजेंडर और हर्मिया के लिए बोली है ये लाइन, डेमेट्रियस ने है। और ये वन एंड अदर, वन कौन है? लाइजेंडर है और अदर हर्मिया है। और ये दोनों ही कैरेक्टर किसके हैं? मिडसमर नाइट ड्रीम के हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट यू, हु स्पीक्स एंड टू होम। ये लाइन है, एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू, हु स्पीक एंड टू होम। किसने बोली है ये लाइन और किससे बोली है? तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हेलेना टू डेमेट्रियस, क्लियोपेट्रा टू एंटोनियो, कैलिफोर्निया टू जूलियस सीजर। तो ये लाइन है हमारे किसने बोली है? हेलेना ने डेमेट्रियस से बोली है। डेमेट्रियस के लिए बोली है, डेमेट्रियस के लिए बोली है ये लाइन हेलेना ने, एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू। और ये मिडसमर नाइट ड्रीम के कैरेक्टर हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, ये एंटोनियो और क्लियोपेट्रा, एंटोनियन क्लियोपेट्रा के हैं, कैलिफोर्निया और तो जूलियस सीजर, ये दोनों ये जूलियस सीजर की है। कैलिफोर्निया कौन है? जूलियस सीजर की वाइफ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इट इज नॉट नाइट, इट इज नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट, हु इज द स्पीकर। ये लाइन किसने बोली है? इट इज नॉट नाइट when I do see your face, therefore I think I am not in the night। तो ये लाइन बोली है, ऑप्शन में हम देखेंगे किसने बोली है। ऑप्शन नंबर ए है ओलिविया, सी क्लियोपेट्रा, बी पोर्शिया और डी हेलेना। तो ये लाइन बोली है हमारी हेलेना ने, ऑप्शन नंबर डी। हेलेना की लाइन है ये कि इट इज़ नॉट नाइट व्हेन आई डू सी नॉट योर फेस। 52 लाइन आती है हमारे इसके, ओ बॉटम द वर्ड चेंज, व्हाट डू आई सी ऑन दाई, हु सेज। किसने बोली है लाइन?
ओ बॉटम दाउ आर्ट चेंज, बॉटम किस में है, बॉटम जो कैरेक्टर है वो किसका है, मिडसमर नाइट ड्रीम का है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं पक, ए ऑप्शन है पक, पक किस में है, मिडसमर नाइट ड्रीम का ही कैरेक्टर है। मालवोलियो ट्वेल्थ नाइट का है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फेस्टे भी ट्वेल्थ नाइट का है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन बचते हैं ए और डी। तो ये लाइन बोली है किसने, स्नाउट ने, डी ऑप्शन, ओ बॉटम द वर्ड चेंज। फिर 15 लाइन आती है इसकी, ब्लेस दाई बॉटम ब्लेस दाई, ब्लेस दाई बॉटम ब्लेस दाई दाउ आर ट्रांसलेटेड हु सेड। तो देखो इसकी जो प्ले की कैरेक्टर की जो लाइन है वो आप बहुत अच्छे से उन्हें रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि लाइनें पूछी जाती हैं और किसने कही है ये भी पूछ लेता है और किस प्ले से ली गई है ये लाइन, ये भी दोनों ही तरह से क्वेश्चन आता है। कहीं कहीं पर एक्ट और सीन से भी आते हैं, लेकिन एक्ट और सीन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मोस्टली क्वेश्चन किसने कहे हैं और किस प्ले से ली गई हैं लाइनें, यही आता है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही कवर करने की कोशिश की है अपने प्रैक्टिस सेट में। तो इसका ए ऑप्शन है स्नाउट, बी ऑप्शन है पक, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, सी ऑप्शन है क्वींस। तो ये लाइन बोली है ब्लेस दाई बॉटम, क्वींस ने बोली है, मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइन है। ये किसने बोली है, ऑप्शन नंबर सी क्वींस, क्वींस ने ये लाइन बोली है मिडसमर नाइट ड्रीम के। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, लव देयरफॉर एंड टंग टाइड, लव देयरफॉर एंड टंग टाइड सिंप्लिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी हु सेज। ये लाइन किसने बोली है, लव देयरफॉर एंड टंग। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम, किसने बोली है ये लाइन। तो ऑप्शन है हमारा ए थीसिस, सी ऑरलैंडो, ओरिजिनो और नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है थीसिस, क्योंकि ये भी मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइन है और थीसिस कौन है, मिडसमर नाइट ड्रीम में ही कैरेक्टर है थीसिस। तो ये लाइन बोली है हमारी थीसिस ने, जबकि ऑरलैंडो और ओरिजिनो दोनों ही किस में है, एज यू लाइक इट में है। थीसिस किसका है, मिडसमर नाइट ड्रीम का, और ये लाइन भी मिडसमर नाइट ड्रीम की है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, For I thought for intellectual culture, for I thought for intellectual culture, while my countrymen, while my fellow countrymen home were, while my countrymen home were। तो ये लाइन, और इसमें आगे देखते हैं हम, फाइटिंग फॉर लिबर्टी हु गेव ट्रेवलिंग दिस प्ली, हु गेव ट्रेवलिंग विद दिस प्ली। तो ये लाइन किसने दी है, हु गेव अप ट्रेवलिंग विद दिस प्ली। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम, तो इसके हमारे ऑप्शन हैं शेक्सपियर, शेली, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन। तो ये लाइनें हैं किसकी, मिल्टन ने बोली हैं ट्रैवलिंग को छोड़ने पर, जब उन्होंने यात्रा छोड़ी थी तो इस प्ली के साथ उन्होंने छोड़ दी थी, किसने, मिल्टन ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसका होता है डी सही, मिल्टन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इन द सोनेट विथआउट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट मिल्टन सेलिब्रेट हिज। मतलब ये लाइन एक सोनेट लिखी है जॉन मिल्टन ने, तो विथआउट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, तो ये इसने किसके लिए लिखी है, तो ये लिखी है मिल्टन ने। ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाइफ के लिए, फर्स्ट वाइफ के लिए तो नहीं लिखी क्योंकि उससे तो वैसे ही विवाद चल रहा था। सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, तो इसके लिए हमारा फोर्थ वाइफ, तो फोर्थ वाइफ थी नहीं उनकी, तो फर्स्ट और फोर्थ तो गई, तो इसका ऑप्शन है बी, सेकंड वाइफ।
सेकंड वाइफ के लिए ये लाइन उन्होंने कैथरीन वुडकॉक के लिए लाइन लिखी है मिल्टन ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु कमेंटेटेड ऑन मिल्टन सेइंग। हु कमेंटेटेड ऑन मिल्टन सेइंग मतलब मिल्टन को कमेंट करते हुए किसने लिखी है ये, दिस मैन कट्स ऑल आउट द एंशियंट टू। तो ये लाइन किसने लिखी है, कमेंट किया है जॉन मिल्टन के लिए ये लाइन कहकर, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एंशियंट टू। तो इसके ऑप्शन है ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ एंड आर्नोल्ड, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन है ए ड्राइडन। ड्राइडन ने बोला है मिल्टन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो। एल एलेग्रो क्या है, और एल पेंसिनियरो कंपेनियन पीस है जॉन मिल्टन के। तो इसमें एल एलेग्रो का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है ये जॉयस और हैप्पी मैन। ऑप्शन नंबर ए, ये जॉयस और हैप्पी मैन। बी, अगला क्वेश्चन आता है, विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर। विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, यानी कौन सी पोएम है मिल्टन की जो उन्होंने बहुत खुशी के साथ बनाई थी और एलिजाबेथन के कैरेक्टर लिए थे। तो ऑप्शन है पोएम्स रिटन आफ्टर ब्लाइंडनेस, अंधे होने के बाद जो पोएम लिखी थी वो पोएम। ऑप्शन नंबर बी है पोएम्स रिटन ड्यूरिंग वार, यानी युद्ध के दौरान पोएम लिखी गई थी वो पोएम थी। और सी ऑप्शन है हॉर्टन और हॉर्टन पोएम्स। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी हमारा हॉर्टन पोएम्स। हॉर्टन पोएम्स इसका सही आंसर है कि जॉन मिल्टन की जो जॉयस थी पोएम, खुशी थी, वो पोएम कौन सी कहलाती है, हॉर्टन पोएम्स कहलाती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मॉस्क। फ्रॉम वेयर कहाँ से इंग्लैंड ने आइडिया लिया था, मॉस्क का विचार लिया था। तो ऑप्शन है ए है इटली, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन ए इटली। इटली से लिया था आइडिया मास्क का। फिर हमारा 260 क्वेश्चन आता है, एरियोपैगिटा का हाईलाइट। एरियोपैगिटा जो प्रोज वर्क है किसका, जॉन मिल्टन का। तो वो हाईलाइट हुआ था किसके लिए लिखा गया था वो, तो ए ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ सेक्स, बी है फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स, सी फ्रीडम ऑफ एडॉप्ट एन रिलीजन, और डी ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अगला क्वेश्चन आता है, एल एलेग्रो, इल पेंसिरोसो, लिसिडास बिलोंग टू द, ये तीन वर्क पोएम जॉन मिल्टन के कौन कौन से, एल एलेग्रो, इल पेंसिरोसो और लिसिडास बिलोंग टू द किस पीरियड से बिलोंग करते हैं जॉन मिल्टन का ये वर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है हॉर्टन पीरियड, बी है जर्नलिस्टिक पीरियड, सी है रोमांटिक पीरियड, डी है नन ऑफ दिस। तो हम तीन ऑप्शन है इसमें, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए हॉर्टन पीरियड। हॉर्टन पीरियड में ये पोएम लिखी थी कौन सी उनकी, ये हॉर्टन पीरियड उनका था 1637 और 38 तक चला था। तो इस पीरियड में कौन कौन सी पोएम, एल एलेग्रो, इल पेंसिरोसो और लिसिडास जो पास्टोरल एलिजी है वो लिखी गई थी हॉर्टन पीरियड में। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, हु रोट द म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्ड। हु रोट द म्यूजिक टू मिल्टन वर्ड, यानी मिल्टन के शब्दों को म्यूजिक संगीत कौन देता है, किस संगीत में किसने लिखा है। हु रोट द म्यूजिक टू मिल्टन वर्ड, किसने लिखा है ये वर्क, तो ये लिखा है हमारा ऑप्शन नंबर ए आता है हेनरी लॉस, बी आता है माइकल एंजेलो, बी आता है डॉबेरी, सी माइकल एंजेलो और डी राफेल। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आता है हेनरी लॉस। हेनरी लॉस ने लिखा था म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्ड।
अगला क्वेश्चन आता है whose son is कॉमस। whose son is कॉमस। कॉमस क्या था, किसका सन था? तो कॉमस एक क्या था, प्ले है, मास्क है ये कॉमस, जो लुडलो कैसल में रिप्रेजेंट हुई थी। तो इसमें कॉमस कौन था? ऑफ लेडा एंड जुपिटर का सन था, हेलन एंड मर्सिलस का। सी ऑप्शन है ऑफ वॉचेस एंड सिट्स। तो किसका सन था? इसके लिए आता है ऑप्शन नंबर सी, कॉमस था ऑफ वैक्चस एंड सिट्स का सन था। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है द सेकेंड ऑफ वाइफ ऑफ मिल्टन। ये तो मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। जो मिथार्ड सा आई वाई लाइन लिखी थी जॉन मिल्टन ने, तो यहाँ से नाम पूछा है सेकंड वाइफ का। तो ये ऑप्शन है हमारा कैथरीन वुडकॉक, बी मैरी पावेल, सी ऑप्शन है एलिजाबेथ मिंसोल। 3 शादियाँ की थी जॉन मिल्टन ने। यदि आपने मिल्टन की बायोग्राफी पढ़ी होगी तो वहाँ से भी याद कर लिया होगा। तो मैरी पावेल इनकी फर्स्ट वाइफ थी, थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंसोल थी, फर्स्ट वाइफ ए ऑप्शन कैथरीन वुडकॉक कौन थी? सेकंड वाइफ थी इनकी कैथरीन वुडकॉक, सेकंड वाइफ थी जॉन मिल्टन। कैथरीन वुडकॉक ए ऑप्शन सही है इसका, कैथरीन वुडकॉक। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड। मिल्टन कब बिल्कुल अंधे हो गए थे? बिल्कुल पूरी तरह अंधे कब हो गए थे मिल्टन? तो ऑप्शन है 1650, 1651, 1652, 1653। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन आता है 1652, ऑप्शन नंबर सी। 1652 में जॉन मिल्टन पूरी तरह ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे 1652 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन किस वर्क में आई है जॉन मिल्टन के? दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। तो ये ऑप्शन है इसका पैराडाइज लॉस्ट, बी ऑप्शन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सी ऑप्शन मिल्टन कॉमस। तो ये लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, बी ऑप्शन सही होता है हमारा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लास्ट लाइन है ये, दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अगला मिल्टन स्टार्टिंग राइटिंग इन 1658, कंप्लीटेड 1665 एंड इश्यूड इन 1667। पब्लिश होगा यहाँ पर पब्लिश 1667। तो ये कौन सा वर्क था मिल्टन का जो लिखना शुरू किया था 58 में, कंप्लीट 65 में हुआ था और पब्लिश हुआ था 1667 में? तो ऑप्शन देखें इसके, पैराडाइज रिगेंट 1671 में हुआ था, पैराडाइज लॉस्ट कॉमर्स। तो इसका ऑप्शन है बी सही, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट हुआ था पब्लिश कब? 1667 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है द ओनली लव सोनेट, द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की लव सोनेट कौन सी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की लव सोनेट कौन सी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की द ओनली लव सोनेट। तो पहली है वाई आर्ट दाउ साइलेंट, ऑप्शन ए है, बी है डियर वाइफ और सी है वैलिडिक्शन। तो आप जरा आप बताइए कौन सी सोनेट है ओनली सोनेट लव सोनेट? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही, वाई आर्ट दाउ सोनेट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, वाई आर्ट दाउ सोनेट। ये अकेली लव सोनेट है किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की ये। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है मोस्टली ये नेचर से रिलेटेड नेचर पोएम लिखते थे, तो ये एक ओनली लव पोएम है। क्वेश्चन नंबर 66 आता है द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली, द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कॉमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ। ये किसकी डेथ पर लिखी थी पोएम? विलियम वर्ड्सवर्थ ने द हैप्पी वॉरियर। तो इसके ऑप्शन है ए हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ,
हिज फ्रेंड कॉलरिस, हिज फ्रेंड लैम्ब, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए, हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। हैप्पी वॉरियर पार्ट लिखी थी अपने भाई की डेथ पर, हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 67 आता है, विच ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। वर्ड्सवर्थ का पहली वॉल्यूम पोएट्री का कौन था? तो ऑप्शन आता है प्रेल्यूड। प्रेल्यूड एक रेक्लूज एक लॉन्ग वर्क लिखना चाहते थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उसकी पोएम है प्रेल्यूड। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। टेन टर्न अवे, फिर थर्ड सी ऑप्शन है इसका डिस्क्रिप्टिव स्केच। टेन टर्न अवे एक लिरिक पोएम है और ये फर्स्ट वॉल्यूम पोएम है। ऑप्शन नंबर सी डिस्क्रिप्टिव स्केच क्या है हमारी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है वर्ड्सवर्थ का डिस्क्रिप्टिव स्केच। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कॉलरिज वाज इन वर्ड्सवर्थ फ्रेंड। कॉलरिज कौन थे? वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे। ही डाइड इन, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन आते हैं हमारे लिए, फर्स्ट ऑप्शन आता है 1834, बी ऑप्शन है 1835, सी ऑप्शन 1836 और डी ऑप्शन 1839। तो हमारा इसके लिए सही होता है ए, 1834 में कॉलरिज की मृत्यु हुई थी जो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे। 69 हमारा क्वेश्चन आता है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथे आर फेमस एज द पोएट्स ऑफ। किस नाम से फेमस हुए थे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे? तो ए ऑप्शन है इसका नेचर पोएट, बी ऑप्शन रोमांटिक पोएट, सी ऑप्शन ओशियन डिस्ट्रिक्ट और डी ऑप्शन है लेक पोएट, लेक डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आता है ऑप्शन नंबर डी सही, लेक डिस्ट्रिक्ट, जो लेक डिस्ट्रिक्ट नाम से फेमस हुए थे तीनों, जॉन विलियम वर्ड्सवर्थ, साउथे और कॉलरिज। फिर हमारा इनका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, प्रेल्यूड इज द सेड टू बी द। प्रेल्यूड के बारे में कहा गया है, प्रेल्यूड इज द सेड टू बी द। तो ये प्रेल्यूड के बारे में क्या कहा गया है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ वर्ड्सवर्थ, साइकोलॉजी ऑटोबायोग्राफिकल और वर्ड्सवर्थ, बिब्लियोग्राफी स्केच ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो सही ऑप्शन है इसके लिए, क्या कहा, प्रेल्यूड को क्या कहा गया है वर्ड्सवर्थ के लिए? तो आप जल्दी से इसका ऑप्शन गैस करके बताइए मुझे। प्रेल्यूड आपने अच्छे से पढ़ा है, तो प्रेल्यूड को क्या कहा गया है? हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑटोबायोग्राफिकल तीनों में दे रखी है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा सही तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर ए सही होता है इसका, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। फिर अगला क्वेश्चन आता है 71, लिरिकल बैलाड्स कमेंट। लिरिकल बैलाड्स कब आई थी? 1798, 99, 1800, 1802। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, 1798 में आई थी और 1800 में इसका प्रीफेस लगकर आया था लिरिकल बैलाड का। फिर अगला क्वेश्चन आता है टेन टर्न अवे इज। टेन टर्न अवे इज क्या है? जनरल क्या है इसका? ड्रामेटिक मोनोलॉग, लिरिकल ड्रामेटिक लिरिक, और ऑप्शन नंबर सी है इसका ड्रामेटिक एपिक। तो डी तो नन ऑफ दीज है और सी ड्रामेटिक एपिक, दोनों को ही काट दें तो इसमें बचता है हमारा ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी सही, ड्रामेटिक लिरिक। ड्रामेटिक लिरिक है टेन टर्न अवे का जनरल। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है इसका, ए परफेक्ट वुमेन नोबली प्लान टू वार्न टू कंफर्ट एंड कमांड एंड इट स्प्रिट स्टिल ब्राइट एंड समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट। ये एक बहुत लंबी सी लाइन है, आप इसे ध्यान से देखें। ए परफेक्ट वुमेन नोबली प्लान टू वार्न कंफर्ट एंड कमांड, तो ये लाइन किस वर्क की है? तो ये लाइन है हमारे ऑप्शन देखो आप,
तो फर्स्ट है सॉलिटरी रीपर, ए ऑप्शन है सॉलिटरी रीपर, बी ऑप्शन डैफोडिल्स, सी ऑप्शन लोसीपोयम्स और डी ऑप्शन सी वाज पैंथम ऑफ डिलाइट। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारा डी सही, सी वाज अ पैंथम ऑफ डिलाइट, जो उन्होंने अपनी वाइफ मैरी हचिंसन को डेडिकेट किया, उसकी लाइन है ये। फिर नेक्स्ट 74 क्वेश्चन आता है हमारा, हर आइज एज स्टार्स ऑफ ट्वाइलाइट वार, हर आइज आर स्टार्स आर ट्वाइलाइट फेयर लाइक ट्वाइलाइट हर डिस्की हेयर, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम सी वाज पैंथम ऑफ डिलाइट दे आर अबाउट। तो ये लाइनें भी किसकी हैं, सी वाज पैंथम ऑफ डिलाइट की हैं, और ये डेडिकेट किसके की हैं, तो ये की हैं, अभी मैंने आपको बता भी दिया था ये। ए ऑप्शन है मेरी हचिंसन, सी कॉलरेज, बी डोरोथी और डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए मैरी हचिंसन को डेडिकेट किए ये लाइन है, सी वाज पैंथम ऑफ अ डिलाइट में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस, विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस गए थे, वेयर ही वाज विटनेस ऑफ द मिडिल स्टेजेस। तो वहाँ पर उस समय क्या किसके वो मिडिल स्टेज में किसके विटनेस थे, गवाह थे वहाँ पर। तो ये ऑप्शन है इसका फ्रेंच पोएटिक प्रैक्टिस, बी ऑप्शन फ्रेंच ड्रामा, सी ऑप्शन फ्रेंच कल्चर एंड आर्ट, डी ऑप्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर डी फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि 1791 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे तो वहाँ पर क्या था, रेवोल्यूशन चल रहा था। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स, हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, आई हर्ट फाउंटेन्स स्वीट टीयर्स एंड लव्ड होप एंड जॉय, द स्पैरोज नेस्ट में बोली है ये लाइन है, लेकिन किसको रेफरेंस की है ये लाइन है, किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो इसका ऑप्शन है ए रिवर वाई, बी ऑप्शन एनेटी बोलेन, सी डोरोथी वर्ड्सवर्थ और डी ऑप्शन है नन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट की है ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अगला क्वेश्चन आता है, लॉयल्टीज आई डोंट नो क्राइसिस, क्रॉस विल ऑल कट ईच अदर थ्रॉट्स फ्रॉम द बेस्ट मोटिव्स। ये डायलॉग है प्ले का, और किसके प्ले का डायलॉग है आप समझ गए होंगे, लॉयल्टीज से ही नाम से ही समझ गए होंगे, ये जॉन गाल्सवर्दी का के प्ले का डायलॉग है। और इस किस प्ले में है, तो देखो इसके ऑप्शन, अब तो आप बहुत अच्छे से बता ही दोगे, शेक्सपियर्स मैकबेथ मैंने बता दिया आपको, ये जो गाल्सवर्दी के प्ले का है, प्ले है लॉयल्टी, आप देख के समझ गए होगे। तो इसका आंसर नंबर बी सही जाता है, गाल्सवर्दी लॉयल्टीज। यदि आपने मेरी वीडियो ढंग से पढ़ ली है, समझ ली है, तो आई होप आप सारे क्वेश्चन एकदम से सॉल्व कर जाओगे। फिर है गाल्सवर्दी प्ले स्ट्राइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, गाल्सवर्दी का प्ले जो स्ट्राइप है वो क्या सब्जेक्ट है, उसमें किसके ऊपर वो लिखा गया है। तो फर्स्ट है लेबर डिस्प्यूट्स, बी जस्टिस, डी क्लास डिस्क्रिमिनेशन, सी वार। तो इसका है सही ऑप्शन स्ट्राइप का लेबर डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स है उसमें, किसमें, स्ट्राइक में। स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक स्ट्राइक से ही लिया गया है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, जस्टिस सोज प्रॉब्लम ऑफ, जस्टिस जो है प्रॉब्लम समस्यात्मक दिखाता है किसकी, तो ब्रिटिश सोसाइटी की, इंग्लिश लीगल सिस्टम की, अमेरिकन लीगल सिस्टम की, या स्कॉटिश सोसाइटी की। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाता है, इंग्लिश लीगल सोसाइटी सिस्टम। इंग्लिश लीगल सिस्टम को दिखाता है, जस्टिस प्रॉब्लम दिखाता है उसकी। 81 क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी इन द सिल्वर बॉक्स seems to echo the lines, laws grant the poor, the rich rules the law, these lines occur in। तो ये लाइनें किसमें हैं, गाल्सवर्दी के, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, ग्रेस एलेजी,
गोल्स स्मिथ ट्रेवलर। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं जो है, एक बार आप लाइनों को दोबारा से रीड कर लेंगे अच्छे से, ताकि वो आपको रह जाए, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन है ये। तो लाइन दोबारा से एक बार आप रीड करेंगे, क्या है, लॉज ग्राइंड द पुअर, यानी जो न्याय है वो पीसता है किसे, गरीबों को। एंड रिच मैन रूल्स द लॉज, और जो रिच मैन होते हैं, अमीर व्यक्ति जो होते हैं, वो रूल करते हैं नियमों पर, कानून पर। तो ये लाइनें जॉन गाल्सवर्दी ने ली हैं, और ये कहाँ से ली हैं ये लाइनें, तो ये लाइनें ली हैं ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर से लाइन ली है जॉन गाल्सवर्दी ने ये। आई होप आपको ये लाइनें भी याद हो गई होंगी किस प्ले की हैं। फिर 82 क्वेश्चन आता है हमारा, विच प्लेज अटैक अपॉन द प्रेस, कौन से प्ले में प्रेस पर अटैक किया है। तो इसके ऑप्शन है ए शो, बी द मूव, सी द स्किन गेम, डी स्ट्राइप। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आता है, द शो में अटैक किया गया है किसके ऊपर, प्रेस के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स इन लाइफ राइज ऑन अकाउंट ऑफ इगोइज्म, सेल्फिशनेस, प्रीजुडिस एंड लेक ऑफ सिंपैथी। गाल्सवर्दी यूज दिस थीम इन, इस थीम का यूज गाल्सवर्दी ने अपने किस प्ले में किया है। तो कुछ वर्ड आप याद कर लेंगे इससे, इगोइज्म, सेल्फिशनेस, प्रीजुडिस या लेक ऑफ सिंपैथी। तो इसके ऑप्शन हैं द शो, द स्किन गेम, द जॉय, द मूव। तो इसका सही ऑप्शन है सी, द जॉय। द जॉय में उन्होंने इस तरह के थीम का यूज किया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हाउ आइडियलिस्ट द बिजनेस एंड क्रूसिफाइड एट द एल्टर ऑफ मोब, मेंटलिटी बिकम्स द थीम ऑफ। तो ये किस प्ले की थीम है, तो ये प्ले की थीम है, हम ऑप्शन से देखेंगे इसे, ऑप्शन से आप अच्छे से समझ आएंगे, द मोब, सी ऑप्शन द सोल, बी ऑप्शन द जॉय, डी ऑप्शन द स्किन गेम। तो इसका सही आंसर है द मूव। द मूव में ये लाइन है, मूव की ये थीम है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द प्ले लॉयल्टीज is a cry against racial prejudice shown by the Christians to Captain Dancy is joy. It is written by, किसने लिखा है ये, तो आप लॉयल्टीज से ही समझ गए होंगे, मिल्टन, बी ऑप्शन शो, सी ऑप्शन गाल्सवर्दी और डी ऑप्शन इलियट। तो ये इसका आंसर है नंबर सी, गाल्सवर्दी। ये प्ले गाल्सवर्दी का है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, द राइटर ऑफ द बुक गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट। तो इसके कौन राइटर हैं, द राइटर ऑफ द बुक गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट। गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट, ये बुक किसने लिखी है। तो इसके ऑप्शन है हमारे एलार्डाइस निकोल, W.H. फेल्प्स और R.H. कोट। तो इसका सही ऑप्शन है R.H. कोट। R.H. कोट ने लिखी है गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एज अ नॉवेलिस्ट गाल्सवर्दी बिगन हिज कैरियर एट द एज ऑफ 30। इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था 30 साल की एज में, और इनकी फर्स्ट बुक थी फ्रॉम द फोर वाइंड्स। आज पब्लिश द नेम ऑफ, किस नाम से पब्लिश हुई थी ये। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एलिया, बी ऑप्शन है जॉन अल्फा, सी ऑप्शन है ब्लेयर,
डी ऑप्शन है जॉन सेंट जॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जॉन सेंट जॉन नाम से पब्लिश हुई थी ये फ्रॉम द फोर वाइंड्स, जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। फिर 88 हमारा क्वेश्चन आता है, टू मच एग्जिबिशन of authority on the part of the elders is bound to lead to rebellion in the young hearts of grow up pupil. The description applies one of the play of Galsworthy। यानी यह डिस्क्रिप्शन किस प्ले में दिखाया गया है, यह ऑप्शन। तो ये एक लंबी सी थीम है, ये किस प्ले के लिए दी है, तो इसके ऑप्शन देखेंगे आप। ऑप्शन द जॉय, बी ऑप्शन है इसका फैमिली द सो, बी ऑप्शन फैमिली मैन, और डी ऑप्शन द स्किन गेम। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया है, अप्लाई होता है ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शन नंबर बी, द फैमिली मैन, आ फैमिली मैन, ऑप्शन नंबर बी। सी नंबर पे यहाँ पर मेंशन हो गया है आ फैमिली मैन का। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जस्टिस हैज लेस इक्वलिटी इन स्केल्स देन इट्स टाइटल वुड सीम टू बी डिमांड, हुज स्टेटमेंट इज दिस, किसका स्टेटमेंट है ये। तो का मतलब क्रिटिक किया है ये जॉन गाल्सवर्दी के वर्क को, जस्टिस को। तो इसके ऑप्शन है WL फेल्प्स, जॉर्ज सैम्पसन, अलार्डा निकोल एंड नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जाता है, WL फेल्प्स, WL फेल्प्स। अगला क्वेश्चन आता है, जस्टिस इज अ लीगल डायग्राम यूज्ड टू हैरो ऑल द फीलिंग्स ऑफ ऑडियंस विद द हॉरर्स ऑफ प्रिजन लाइफ, हुज स्टेटमेंट इज दिस, किसका स्टेटमेंट है ये। तो ऑप्शन है इसका जॉर्ज सैम्पसन, WL फेल्प्स, अलार्डाइस निकोल। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, जॉर्ज सैम्पसन, जॉर्ज सैम्पसन का स्टेटमेंट है ये। 91 हमारा क्वेश्चन आता है, इन जस्टिस वी फील द बेस्ट इम्प्लाइड इन फाल्डर सुसाइड, ये किसका स्टेटमेंट है जस्टिस को लेकर। तो ए ऑप्शन है अलार्डाइस निकोल्स, बी जॉर्ज सैम्पसन, सी WL फेल्प्स। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलार्डाइस निकोल का स्टेटमेंट है ये जस्टिस को लेकर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ए वुमेन हु ल्यूर्स मैन टू डिस्ट्रॉय देम सी इज, क्या कहलाती है। ये वन वर्ड से क्वेश्चन आ गया है आपके लास्ट में, क्या कहलाती है एक ऐसी महिला जो किसी व्यक्ति को समाप्त करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए उसे ल्यूर करती है, अट्रैक्टिव करती है। तो ऐसी महिला को क्या बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए है सिरिकल, बी है बोल, सी है सेट्स और डी है लस्टी। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी सही, सेट्स। ऐसी महिला को क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है 93, द थेफ्ट ऑफ लिटरेरी आइडियाज, लिटरेरी आइडियाज की चोरी क्या कहलाती है। तो डेकोर डकैती, रोबरी डकैती, हिलेनिज्म या प्लेगरिज्म। तो इसका आंसर नंबर सी है लास्ट का ऑप्शन, प्लेगरिज्म। क्या कहलाता है, लिटरेरी थेफ्ट। व्हेन अ वुमन हैज मोर टू और मोर हस्बैंड, यानी एक ऐसी महिला जिसके दो से अधिक हस्बैंड हो, दो है या दो से अधिक हस्बैंड हो, तो वो क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है पॉलीगैमी, बी ऑप्शन है पॉलीएंड्रिस्ट, सी ऑप्शन है प्लेगरिस्ट और डी ऑप्शन है पॉलीग्लोट। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएंड्रिस्ट कहलाती है ऐसी महिला जिसके दो से अधिक हस्बैंड हो। 95 क्वेश्चन आता है, ए वुमेन हु स्पीक्स मोर देन अ मैन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज से ज़्यादा स्पीक जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं। तो ए पॉलीग्लोट, बी लिंग्विस्टिक, सी पॉलीथिस्ट, डी फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इसका ऑप्शन है ए पॉलीग्लोट, यानी एक से अधिक भाषा बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पॉलीग्लोट। फिर और 96 क्वेश्चन आता है, हु ए मैन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, एक व्यक्ति जो बहुत सारे ईश्वर पर विश्वास रखता है तो उसे क्या बोलते हैं, थीस्ट, अथीस्ट, पॉलीथिस्ट या मिसंथ्रोपिस्ट। तो इसका आंसर आता है पॉलीथिस्ट।
फिर अगला क्वेश्चन आता है, ए ग्रुप ऑफ टर्म द गर्ल्स यंग वुमेन, यानी छोटे नई यंग लड़कियों के महिलाओं के समूह को क्या बोलते हैं? तो ए ऑप्शन है बेबी, वुमेनाइजर, लेडी क्लब, लैस। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, बेबी। फिर अगला 98 क्वेश्चन आता है, ग्रुप टर्म फॉर द वर्शिपर्स, यानी पुजारियों का समूह क्या कहलाता है? ए ऑप्शन कॉन्ग्रीग्रेशन, बी कर्स, सी एक्लेसियास्टिक और डी कॉन्साइनमेंट। तो इसका आता है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है पुजारियों का समूह। और 99 क्वेश्चन आता है, ए फ्लीट ऑफ, यानी फ्लीट किसके ग्रुप को बोलते हैं? ऑफ प्यूपिल, लोगों के ग्रुप को। कैमल के, शिप्स, नन। तो इसका आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिप्स। जहाज़ों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। और आज का लास्ट और 100 क्वेश्चन आता है हमारा, हाइव ऑफ। हाइव किसके ग्रुप को बोलते हैं? स्काउट्स, प्यूपिल, बीज। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, बीज के मधुमक्खियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाइव बोलते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन कवर करे हैं। और आप भी इन्हें अपने साथ साथ करते जाएं और फिर कमेंट बॉक्स में बताएं आपने कितने आंसर सही हुए हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसी तरह का प्रैक्टिस सेट लेकर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, रीना एजुकेशन पर। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।